शुजात बुखारी बहुत बड़ा नाम था, पेशे से सहाफ़ी थे, लेकिन सहाफ़त या कोई भी ऐसा पेशा नहीं जो उनकी शख्सियत की पूरी तरह से अक्कासी कर सके। वो बहुत सारी चीज़ों से बढ़ के थे, बहुत सारी चीज़ों से ऊंचे थे। उनकी सेकंड डेथ एनिवर्सरी यानी 14 जून को अभी भी 22 दिन हैं, लेकिन आज के रोज़ उनको शिद्दत से याद किया जा रहा है। उनको आज क्यों याद किया जा रहा है और 2 सालों में उनकी हलाकत के बारे में और उनकी शहादत के बारे में हमें क्या कुछ पता चला है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। शुजात बुखारी साहब के बारे में बात करते हुए मुझे एक जज्बाती तौर के ऊपर बहुत दुश्वारी का, मुश्किल का सामना होता है, क्योंकि हम दोनों दोस्त थे, 20 साल से हम दोस्त थे और लगभग 10 साल से हम एक दूसरे के बहुत बेहतरीन दोस्त थे। अब जब मैं उनके बारे में बात करता हूँ तो मैं जज्बात को अपने सब्जेक्ट से अलहदा रख के मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके बारे में डिस्पैशनेट बात का किया जाना बहुत ज़रूरी है। कश्मीर टाइम्स न्यूज़पेपर के साथ उन्होंने लेट 1980s में अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद हिंदू न्यूज़पेपर के साथ बहुत लंबे वक्त तक श्रीनगर से रिपोर्टिंग की और उसके बाद उन्होंने अपना न्यूज़पेपर राइजिंग कश्मीर के नाम से वो इस्टेब्लिश किया। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि सहाफ़त से बढ़कर थे। शुजात बुखारी असल में एक थॉट प्रोसेस के लीडर थे, इंडिपेंडेंट सोच रखते थे। वो बुज़ुर्गों के अज़ीज़ और अज़ीज़ों के बुज़ुर्ग और अपने हम उम्रों के साथ किस तरह से सीमलेसली एक रिलेशनशिप शिफ्ट करते थे, इसमें उनको बहुत बड़ी महारत थी। जिस भी शहर में जाते थे बेशुमार दोस्त बना लिया करते थे। कश्मीर में के रहने वाले थे, कश्मीर में काम करते थे, कश्मीर के हवाले से काम करते थे। बहुत बड़ा नाम उन्होंने बना लिया था सहाफ़त से हट के भी, और जिसकी वजह से कश्मीर में और कश्मीर के बाहर कश्मीर के हवाले से बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते थे, बहुत सारे लोग उनकी इज़्ज़त करते थे, उनसे प्यार करते थे, लेकिन बहुत सारे इम्पॉर्टेंट ख़ास लोगों की नज़रों में वो खटकते भी थे। मैंने कितनी बार कश्मीर का नाम बीच में ले लिया, ये लेना बहुत ज़रूरी था, इसके अलावा मैं शायद इसको बयान भी ना कर पाता। आज सन 2020 है, 22 मई का रोज़ है और देखा जा रहा है कि पता लगाएं कहीं दुनिया के किसी कोने में ईद का चांद तो नहीं नज़र आया जिससे पता चले कि हफ्ता के रोज़ इतवार को या सोमवार को ईद कब होने वाली है। ये जो रमज़ान का महीना होता है, इस्लामिक कैलेंडर जो होता है, ये लूनर साइकिल यानी चाँद का रफ्तार का साइकिल फॉलो करता है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से मुख्तलिफ होता है, लिहाजा हर साल दिन घटते रहते हैं। 2018 में आज जैसा दिन 14 जून को था जब ये पता लगाया जा रहा था कि क्या ईद कल होगी या परसों होगी। लोग, मुसलमान अक्सरियत के इलाकों में लोग दिन भर शॉपिंग की और घरों को सजाया, और जो कामकाज के हवाले से लोग बाहर आए हुए थे वो शाम को अपने घरों की तरफ लौट रहे थे रोज़ा इफ्तार करने के लिए। उन्हीं में से एक थे शुजात बुखारी साहब भी, जो अपने राइजिंग कश्मीर के दफ्तर से नीचे उतरकर अभी गाड़ी में सवार हो रहे थे एक इफ्तार की महफिल में जाने के लिए कि नामालूम बंदूक बरदारों ने बेशुमार गोलियां उनके ऊपर चलाकर उनको हलाक कर दिया। उस वक्त तक पता नहीं था कि वो गोलियां चलाने वाले कौन हैं, लेकिन जैसे होता है कि मिलिटेंट थे, टेररिस्ट थे, क्या थे, ये बात हो गई। मेरे ख्याल से पिछले 30 साल में कश्मीर की मिलिटेंसी के दौरान अगर 10 सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल किलिंग्स, असैसिनेशंस का अगर आप जिक्र करें तो शुजात बुखारी साहब की जो मौत है, उनकी जो किलिंग है, वो उनमें से एक थी। लेकिन मेरा ज़ाती नज़रिया ये है, ये मैं जज्बात से हट के पूरी तरह से कह रहा हूँ कि ये वाहिद एक ऐसी किलिंग मिलिटेंसी के हवाले से कश्मीर में हुई जो जो जिसके बारे में मैं जानता हूँ। 30 साल में वाहिद एक इस किस्म की किलिंग जिसमें हर फ़िरका, जो एक तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर, उन सब ने बिल्कुल एक तरह से इसको कंडेम किया, इसको अफ़सोस किया। कश्मीर के हवाले से मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ गोलियों से लोगों की मौतें होती आ रही हैं, और हम देखते हैं कि कई लोग जब उनकी मौत होती है अफ़सोस मनाते हैं, लेकिन उन्हीं की मौत के ऊपर कई लोग खुश भी होते हैं। शुजात बुखारी साहब की एक पहली इस किस्म की असैसिनेशन थी जिसमें दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ़ जो तबके हैं, तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने अफ़सोस ज़ाहिर किया। 14 जून की बात थी, उसके 3-4 दिन के बाद यानी 19 जून को एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो सारे लोग महबूबा मुफ्ती की कैबिनेट में उनके मेंबर्स थे, जो बाकी लेजिस्लेटर्स थे, उनको दिल्ली में बुलाया, मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद उन्होंने वहाँ से बयान दिया। 1 घंटा और लगभग 1 घंटा 54 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर राम माधव साहब ने उन्होंने वहाँ पे अनाउंस किया कि हम सपोर्ट विड्रॉ कर रहे हैं महबूबा मुफ्ती की गवर्नमेंट से। 3 बार उन्होंने जिक्र किया शुजात बुखारी की मौत का। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुकी है और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि एक प्रोमिनेंट पर्सन शुजात बुखारी जैसे शख्स, जो इतने बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, उनको दिन दिहाड़े इस तरह से करके गोलियों से छलनी कर दिया गया है। ऐसी सरकार का रहने का कोई, हमें ऐसी सरकार में बने रहने का या ऐसी सरकार से के चलते रहने का जम्मू कश्मीर में कोई फ़ायदा नहीं। ये बात भी यहाँ पे दोहरानी या याद करनी बड़ी ज़रूरी है कि बहुत सालों के बाद एक सीज़ फायर भी रमज़ान के दौरान अनाउंस की हुई थी और जो शुजात बुखारी साहब की किलिंग हुई है वो सीज़ फायर के दौरान हुई है। सीज़ फायर एक चीज़ हुआ करती थी, एक फ्लेवर हुआ करता था जो वाजपेयी साहब के वक्त में अनाउंस किया था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई थी किसी को ये तवक्को नहीं थी कि ये गवर्नमेंट कश्मीर के लिए कोई इंटरलोक्यूटर भी अपॉइंट कर सकती है और ये गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से एक पेशकश के चलते कुछ ही घंटों के बाद एक सीज़ फायर भी अनाउंस कर सकते हैं। उसी सीज़ फायर के दौरान ये वाक़या भी पेश आया। तो लिहाजा हमारी जो जिस तरह से राम माधव ने बीजेपी के हाईएस्ट लेवल के ऊपर जब उन्होंने बयान दिया, वो डायरेक्टली वो लिंक करते हैं कि एक जर्नलिस्ट की मौत भी एक बड़े तरीके के साथ ज़िम्मेवार थी, यानी एक जर्नलिस्ट की मौत वजह बनी कि एक रियासत की सरकार भी गिर गई। उसके कुछ रोज़ बाद यानी 23 जून को बीजेपी के सदर, जो अब वज़ीर दाखिला हैं, अमित शाह साहब जम्मू में तशरीफ़ लाए। इन्होंने एक बहुत बड़े जलसे के साथ, एक सभा के साथ इन्होंने यहाँ पे तकरीर की, संबोधित किया उनको और इन्होंने 4 बार मेंशन किया अपनी तकरीर में। ये जो मैं गिन रहा हूँ कि इतनी बार मेंशन किया, ये ज़रूरी होता है, इससे अंदाज़ा लगता है कि आपके जहन के ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा सवाल क्या चल रहा है। इन्होंने कहा कि एक संपादक को घर से निकालकर गोली मार दी गई। आप बताओ भाइयों बहनों, आपको क्या ऐसी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? तो लोगों ने कहा नहीं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इन्होंने भी उसको बहुत कंडेम किया और उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार जिसके होते एक इतनी बड़ी शख्सियत की अगर मौत हो जाती है, उस सरकार का रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी। उन्होंने इनिशियली मौत के दूसरे दिन किसी एक शख्स को अरेस्ट किया था, लेकिन उससे कोई लीड नहीं मिली। 28 जून को कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं प्रकाश पानी, उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर उन्होंने बताया कि उन्होंने 4 लोगों की शनाख्त की है जो इस वारदात में शामिल थे, जो इस साजिश में शामिल थे और जिन्होंने एग्जीक्यूट किया। पहले उन्होंने नामालूम लोगों के बारे में बताया था, लेकिन 28 जून को उन्होंने उनके नाम भी बताए। उन्होंने एक शख्स के लिए बताया कि वो पाकिस्तान से बैठकर सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स वगैरह से ये सारी बातें ऑर्केस्ट्रेट कर रहा था और 3 लोग जो हैं वो मुलविस थे, जिनमें से एक मिलिटेंट का, 3 मिलिटेंट उनका नाम बताया। एक मिलिटेंट तब तक उनमें से बहुत ज़्यादा बहुचर्चित था क्योंकि वो उसी साल 2018 में जनवरी या फरवरी के महीने में एक अस्पताल के अहाते से अपने जो सिक्योरिटी जिन्होंने उसको पकड़ के रखा हुआ था उनको चकमा दे के वहाँ से भाग गया था। इन्होंने कहा कि वो भी शामिल था इस हलाकत में और अब एक तरीके से इन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। इन्होंने कहा कि अब जो मिलिटेंट्स हैं, हमारी हंट जारी रहेगी, हम उनको पकड़ लें, लेकिन जिन लोगों ने इनको ऑर्केस्ट्रेट किया है वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और लिहाजा हम जो रेलिवेंट एजेंसीज़ हैं उनको मुतर्रक कर रहे हैं, उनको अप्रोच कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से उनको एक्स्ट्राडाइट करने में हमारी मदद करें। कुछ महीनों के बाद 28 नवंबर को पुलिस ने दोबारा एक बयान में बताया कि इनमें से जो एक मिलिटेंट जो मास्टरमाइंड था, जो असल में शामिल था, जिसका नाम उन दिनों में बहुत इनफेमस चल रहा था, वो उन्होंने बताया कि 28 नवंबर को बडगाम में एक एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। तो लगभग जो शुजात बुखारी साहब की असैसिनेशन का केस है वो यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है। ये रही पुलिस की थ्योरी कि ये टेररिस्ट थे, लश्कर तैयबा के थे, ये फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन के थे, पाकिस्तान से इनके तार हिलते थे वगैरह वगैरह करके। ये जब स्वयं प्रकाश पानी साहब ने 28 जून को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शुजात बुखारी का नाम नहीं लिया। उन्होंने केस FIR का नाम लिया जो कोठी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज थी।
वो ज़ाहिर है उससे कोई एतराज़ नहीं है। जैसे डॉक्टर्स के लिए कोई भी पेशेंट उनके लिए एक पेशेंट होता है, वो चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार हो, वो पेशेंट ही होता है। इसीलिए पुलिस के लिए भी असैसिनेशन चाहे किसी की भी हो, लेकिन वो उनके लिए एक केस डायरी होती है। लेकिन मैं इससे डिसएग्री करता हूँ इसलिए क्योंकि शुजात बुखारी की असैसिनेशन एक ऑर्डिनरी असैसिनेशन, एक ऑर्डिनरी किलिंग नहीं थी। उनके ऊपर गोली किसने चलाई उसको समझना, उसको इन्वेस्टिगेट करना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं जितना इस बात को इन्वेस्टिगेट करना कि वो गोली के ऑर्डर किसने दिए। गोली के ऑर्डर किसने दिए उसको भी इन्वेस्टिगेट करना मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं है, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना ये समझना है कि गोली चलाने के ऑर्डर क्यों दिए। शुजात बुखारी जैसे शख्स जो अमन चाहते थे, जो पीस चाहते थे, जो किसी किस्म का वायलेंस नहीं चाहते थे, उनको मरवाने में, उनका कत्ल करवाने में दिलचस्पी किसकी हो सकती है। मैंने पिछले साल जब उनकी पहली एनिवर्सरी हुई थी तब भी लगभग मैंने इसी किस्म के कुछ सवाल उसमें रेज़ किए थे कि ये आपने इन्वेस्टिगेशन की। हम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को अक्सर इस बात, ख़ास करके मैं उसको अक्सर इस बात की वजह से डाउट नहीं करता हूँ क्योंकि मैं स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स में यकीन रखता हूँ कि उनके पास जिस किस्म के आले होते हैं, उनके पास जिस किस्म के रिसोर्सेज होते हैं, एनालिसिस होता है, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीक़ाकार होता है, वो एक आम इंडिपेंडेंट शख्स के पास अवेलेबल नहीं होता है। अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करके किसी नतीजे के ऊपर पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ ऐसे इनपुट्स होंगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि 28 जून के कई महीने बाद भी पुलिस के बहुत सारे अफसरान जो इन्होंने एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी, वो लोगों से बातचीत पूछताछ कर रहे थे कुछ और मामलात के बारे में जिससे वो असल मकसद तक या असल शख्स तक या असल रीज़न तक पहुंच सकें। लेकिन वो आज भी सवाल पूरी तरह से खुला पड़ा हुआ है। मुझे शुजात बुखारी साहब को याद करके उनके जो नज़रिए थे हर चीज़ के ऊपर, हम में से बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस होते हैं ज़िंदगी के, स्टेट के, सोसाइटी के, उनके ऊपर एक अपना नज़रिया होता है, परसेप्शन होती है, एक सोच होती है। वो जम्मू कश्मीर पुलिस की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे, जम्मू कश्मीर पुलिस का बहुत ज़्यादा एहतराम करते थे। उसकी बहुत सारी वजह थी क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस जम्मू कश्मीर की सोसाइटी में से ही आती है। दोनों तरफ से पुलिस ने मारें खाई भी हैं और कुर्बानियाँ दी भी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस की पोजीशन किसी तरीके से भी न्यूट्रलाइज हो या उसको जद पहुंचे, इस पे वो बहुत ज़्यादा एतराज़ किया करते थे, इसको एडिटोरियलाइज कर लेते थे, इसके ऊपर लिख लिया करते थे। जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, नया कानून बना और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जो जुरिस्डिक्शन है वो जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड की गई और ये तय पाया गया कि यहाँ पे एनआईए के पुलिस स्टेशंस भी होंगे। और एनआईए ने जब काम काज भी करना शुरू कर लिया, यानी ऑर्डिनरी जो क्राइम के इंसिडेंट्स हैं, बनिहाल में कोई मिलिटेंट ने अटैक किया एक सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की गाड़ी के ऊपर, तो एनआईए ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली। वो शायद पहला केस था जो एनआईए ने अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन में लिया। शुजात एतराज़ करते थे कि जो यहाँ पे मारें खाती है वो जम्मू कश्मीर पुलिस, और इन्वेस्टिगेशन के लिए इनके ऊपर यकीन क्यों नहीं किया जाता या इनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता। मैं भी जम्मू कश्मीर पुलिस की उसी तरह से इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमारे सामने आई है वो मुझे पूरी तरह से कन्विंस नहीं करती है कि आपने थारो इन्वेस्टिगेशन इसमें कर ली है। तो लिहाजा जैसे पिछले साल मैंने रिएट्रेट किया था उसी तरह से कि ये होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इसमें ये कंसिडर्ड एक व्यू लेना चाहिए कि शुजात बुखारी की असैसिनेशन को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के थ्रू इन्वेस्टिगेट करवा कर उनकी फैमिली के सामने, उनके दोस्तों के सामने, जम्मू कश्मीर के सामने और मुल्क भर के सामने ये बात रखनी चाहिए कि क्या वजह थी कि शुजात बुखारी साहब की असैसिनेशन की गई। मैं आज के इस एपिसोड के ज़रिए उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं शिद्दत से उनको याद करता हूँ। ये रमज़ान का आखिरी दिन या 14 जून सिर्फ़ एक ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शुजात बुखारी साहब को याद किया जाए। उनको हर पल महसूस किया जाता है, उनकी कमी को हर पल महसूस किया जाता है, शिद्दत से उनको मिस किया जाता है। आज का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।